थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कब देखा जाता है? तो मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स के बनने के समय। काइनेटिक स्टेबिलिटी कब देखा जाता है? तो मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन के समय। दो अंतर है ना दोनों में। क्या बोला अभी पहले बोला कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान जो स्टेबिलिटी जज होता है वो है थर्मोडायनेमिक, और कॉम्प्लेक्स जब किसी के साथ रिएक्शन करता है उस समय इसकी जो स्टेबिलिटी चेक होती है वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी। दोनों में ये अंतर है, पहला बेसिक अंतर। ठीक है, ध्यान दें। पहले मैं बोलता हूं इसको हम लोग कहाँ किस समय सोचते हैं। तो पहले अपने शब्दों में लिख रहा हूं कि जज्ड है ना, आर जज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैं अपने शब्दों में लिखा हूं भाई, है ना। ये एक्चुअल में सेंटेंस अधूरा है, आप लिख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज जज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसे भाई? ये देखिए, ए के एम है और एन नंबर में मेरे पास लिगेंड है, और ये हमारे को दे दिया एम एल एन कोई कॉम्प्लेक्स। तो इस समय हम जब स्टेबिलिटी को जज करेंगे और वही स्टेबिलिटी होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सीधा सा मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है ना। अब अभी पर थोड़े डिटेल में और आऊँगा थोड़ी देर बाद। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी आर या इज जज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन के समय ये जज करता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखें कि कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन के समय जज करता है वो ठीक है। कैसे? जैसे यही इसी कॉम्प्लेक्स को ले लेता हूं, एम एल एन है और हमने क्या किया, एक वाई कोई लिगेंड को और पुट किया और वाई लिगेंड को इसके साथ रिएक्शन कराया और ये हो गया एम एल एन माइनस वन, एक कम हो गया और उसकी जगह कौन आ गया, वाई, और यहां से एक एल बाहर हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी इसकी जज होगी वो होगी काइनेटिक स्टेबिलिटी। हम इसी की बात कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी, यहां पर इसकी स्टेबिलिटी। तो यहां पर एज अ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, इसमें प्रोडक्ट स्टेबिलिटी देखा जाता है, एज अ यहां पर रिएक्टेंट स्टेबिलिटी देखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंसेस है ना। ये कहीं रिटर्न में नहीं मिलता, लेकिन समझोगे तो यही दिखेगा आपको। जब कॉम्प्लेक्स में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बार बार झलकेगा। क्लियर है? फिर यहां देखिए, अब कैसे है, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स के बनने के समय। आप समझिए कि अगर बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो ये बहुत ज़्यादा बनेगा, है ना, जल्दी बनेगा। ठीक है भाई? तो चलो जल्दी से मैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेता, लेकिन ज़्यादा तो बनेगा, ऐसा बोल सकता हूँ। अगर स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, मतलब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यहाँ सोचते हैं अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा? ये स्टेबल था इसलिए बन गया, लेकिन ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी रिएक्शन को रोकता है ना। यहाँ स्टेबिलिटी इस रिएक्शन को बढ़ाता है। अब इसको लिखाने की जरूरत फिलहाल नहीं है, मैं देना क्या चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। यहाँ इस केस में मोस्टली ये ना रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन में यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है कि ये एक समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और यहाँ पर इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगले पॉइंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस है। जैसे अब जैसे इसके लिए बनाना है तो के इक्विलिब्रियम मान लो, इसको मानता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, के इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एम एल एन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एम और लिगेंड का कंसंट्रेशन एल और उसका जो सामने स्टोइकियोमेट्री उसको पावर एन, इस तरह से। तो ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दिमाग में आता है कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है और स्टेबिलिटी को कैसे डील करता है। तो मैं बताऊं कि के इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है हमेशा। अब कैसे भाई, इसको कैसे बोल दिया मैंने, बहुत इजी है कि आप समझिए, ये वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम।
और ये वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन ऐसे ज़्यादा चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा, और फॉरवर्ड चला मतलब के ज़्यादा, और के ज़्यादा मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये ऐसे डील करता है। और यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहाँ पर के इक्विलिब्रियम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ही नहीं है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता ही नहीं है ना, ये तो रिएक्शन आगे जाएगा। अब दूसरी बात, तो कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है क्या? तो हाँ, कांस्टेंट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बता सकता, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ अभी, हियर रेट कांस्टेंट स्मॉल के से दिखाते हैं, के स्मॉल के, रेट कांस्टेंट लिखा हूँ साफ साफ ना, एग्जिस्ट, लेकिन इनका कोई स्टेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो जिसका रेट कांस्टेंट हाई है वो थोड़ा जल्दी रिएक्शन कर लेगा, स्टेबिलिटी कम, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन रेट से नहीं होता है, स्टेबिलिटी से नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना दे के छोड़ दिया। हमको इस पर ये नहीं है, ये सोचना था बस। क्योंकि देखो एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो के इक्विलिब्रियम है ना, इसी का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसी का नाम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी है। दिस इज आल्सो नोन एज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि यही स्टेबिलिटी को डील करता है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका स्टेबिलिटी में ज़्यादा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी में बस इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो मेजर पॉइंट मैंने लिखा है। देखिए आप लोग जो पीछे लिखे हैं उसी से कंटिन्यू करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी, इससे डिसाइड होता है, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ वो प्रोसेस कैसा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होना अभी शो कर दिया हूँ, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड पर बात करना है। ज़्यादा बोलूँ तो समझ जाना मैग्नीट्यूड पर बात हो रही है ना, माइनस में ही ज़्यादा होगा वो, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखना, यहाँ लिखते हैं जितना ज़्यादा डेल्टा जी का वैल्यू है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। और कोई अगर साइन में कंफ्यूज करे आपको तो यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा जी लिख देना, क्योंकि नेगेटिव तो होगा ही, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। तो हमको मैग्नीट्यूड देखना होता है ना, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बकायदा लिख दिया हूँ नेगेटिव डेल्टा जी। तो नेगेटिव डेल्टा जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्यों भाई, कैसे, जरा देखिए। डेल्टा जी का एक रिलेशन होता है -2.303 nRT log के इक्विलिब्रियम। तो वो जो के इक्विलिब्रियम है या फॉर्मेशन कांस्टेंट जो भी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो, फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलो, जो बोलो आप। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, और यहाँ पर सब तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर को छोड़ के, टेम्परेचर और माइनस में होता नहीं है। तो डिपेंड करेगा इस पर कि ये साइन माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो बताइए भाई, यहाँ माइनस है तो मैं चाह रहा हूँ माइनस में आए, स्पॉन्टेनियस हो, तो ये वाला साइन कैसा होना चाहिए, प्लस, ताकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके ओवरऑल क्या बचे, माइनस बचे। तो ये और तय हो गया कि इस रिएक्शन के लिए जो के इक्विलिब्रियम है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि आपको पता लगाना है ये लॉग वैल्यू, ध्यान रखना भाई, लॉग वैल्यू 1 का 0 होता है और 1 से बड़ा करोगे तब ये प्लस होता है। लॉग वैल्यू पॉइंट में ले लोगे, ये के इक्विलिब्रियम को पॉइंट में लोगे तो फिर ये क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। इसलिए मैं 0 से बड़ा, या फिर ऐसा लिख दूँ 0 से भी नहीं, 1 से बड़ा बोलिए, 1 से भी बड़ा, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तब ये सपोर्टेबल है। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये डेल्टा जी ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसको समझा देता हूँ। डेल्टा जी किसको बोलोगे आप, छोटा सा मान लीजिए रिएक्शन होने से पहले, रिएक्टेंट मतलब जो M और L दोनों का लेवल ये था, फिर रिएक्शन हुआ, एक बैरियर क्रॉस किया और वो यहाँ पहुँच गया। तो ये है कॉम्प्लेक्स का, ये है MlN का, और यहाँ पर कौन है, M+NL यहाँ पर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ, तो पहले एनर्जी ऐसे था, बाद का एनर्जी ऐसे था। तो क्या हुआ, पहले लेवल यहाँ था, अब वो एनर्जी अपना छोड़ के यहाँ तक पहुँच गया है। तो क्या हुआ, इतना एनर्जी उसने लॉस कर दिया। तो ये जो लॉस एनर्जी है, लॉस हो रहा है इसलिए इसको माइनस में, और यही क्या है, यही डेल्टा जी है। तो आप समझिए
कि ये लॉस जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डाउन होते जाएगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो ये इसलिए बोला जाता है हाई नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग किस एनर्जी से डील करते हैं यहाँ लिखना, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी से डिसाइड करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है भाई। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग ई ए से दिखाते हैं। तो ई ए के बारे में वैसे थोड़ा काइनेटिक्स में बात होगा, लेकिन जानते भी हैं आप लोग कि ई ए क्या होता है। ई ए देखिए यहाँ से, अब ई ए के वैल्यू को ज़्यादा और कम हमको थोड़ा हिसाब किताब करना है। कैसे, कोई रिएक्शन सपोज चाहे जैसा भी ले जाओ, पर इसको सामने को कुछ भी ले जाओ, ई ए पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, ई ए पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ई ए कौन है भाई, यहाँ से लेके यहाँ का गैप, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो प्रोडक्ट आगे ज़्यादा एनर्जी का बना कम एनर्जी का बना, उस पर ये बात ही नहीं करता। ये बात करता है किस पर, रिएक्टेंट का लेवल और उसके ट्रांजिशन स्टेट का लेवल कहाँ है। तो इसी के गैप को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। होता ये है, ये बताता है बैरियर हाइट। अगर सोचिए ऐसा दो डायग्राम बनाता हूँ एक ही रिएक्शन के लिए, सपोज एक ही रिएक्टेंट है ऐसा, और एक का हाइट छोटा रखता हूँ एक का हाइट बड़ा रखता हूँ, तो बहुत ईजिली आप बता सकते हो कि ये जो छोटे हाइट है उसमें ये जल्दी चढ़ के उतर जाएगा, कहने मतलब क्रॉस कर जाएगा, और बड़े हाइट को देर से क्रॉस करेगा। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स किधर है, इधर है। इधर क्या होता है एक्चुअल में भी, कॉम्प्लेक्स होता है, बात कर ही चुके हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ है, कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ है। तो आप बताइए ज़्यादा देर रुकेगा किस में, राइट साइड में। इसका मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, भाई रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब स्टेबल है। यहाँ हाइट छोटा है, एक्टिवेशन एनर्जी छोटा है, तो ये जल्दी किसी साथ रिएक्शन करके आगे पहुँच जाएगा। तो बात क्या हुआ यहाँ से कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है यहाँ भी, लेकिन याद रखिए स्टेबिलिटी कौन सा, काइनेटिक स्टेबिलिटी। और काइनेटिक स्टेबिलिटी का दूसरा नाम है इनर्टनेस। इनर्टनेस है ना, इनर्टनेस काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है इनर्टनेस। इसको हम लोग स्टेबिलिटी शब्द को कम यूज़ करेंगे इस राइट साइड के लिए, यहाँ पर हम इनर्ट शब्द यूज़ करेंगे। इनर्ट मतलब स्टेबल है, ये इनर्ट है, रिएक्शन नहीं कर रहा है, इनर्ट है। क्यों, इसका जो जंपिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, इतना जंप करना है। और ये लैबाइल कहलाता है, जो छोटा होता है वो लैबाइल कहलाता है। लैबाइल मतलब जल्दी रिएक्शन करेगा। अब शब्दों को समझिए, यहाँ पर ना दो शब्द यूज होता है टर्मिनोलॉजी। एक शब्द यूज होता है लैबाइल और एक शब्द यूज होता है इनर्ट, है ना। एक शब्द लैबाइल और एक शब्द इनर्ट। लैबाइल का मतलब होता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी लो। यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई। अब देखिए शब्दों के हेरफेर को मैं एक बार वापस बोलता हूँ। लैबाइल को बोल सकता हूँ काइनेटिकली अनस्टेबल, इनर्ट को बोल सकता हूँ काइनेटिकली स्टेबल, है ना। क्या बोलो भाई, इसको काइनेटिकली अनस्टेबल, ठीक है। और इसको क्या बोलूँगा, काइनेटिकली स्टेबल, स्टेबल। और दोनों को फॉलो मत करना, आप एक को सोचिए उसका उल्टा इसको सोचिए। क्या है, दोनों को फॉलो करते करते वो डिस्टर्ब करेगा। अब यहां तो देखो लैबाइल और इनर्ट ये शब्द बार बार आएगा, तो आपको इसके अब हैबिट हो जाना चाहिए कि लैबाइल मतलब जो तेजी से रिएक्शन करे, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना करे। अब इधर फिर ऐसा दिमाग में आता है इधर क्या शब्द यूज करें, भाई इधर सिंपल है, यहाँ स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल किसके लिए, किस साइड में, इधर राइट साइड स्टेबल बोल देना, इधर अनस्टेबल, है ना भाई। अनस्टेबल और स्टेबल शब्द बस यूज करते हैं इसके लिए, और कुछ ज़्यादा यूज नहीं करना है। उधर लैबाइल और इनर्ट।